नमस्कार। रायपुर दूरदर्शन के खास कार्यक्रम विकास के पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे, माओवाद और आमचो बस्तर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग एवं एंटी करप्शन ब्यूरो के निदेशक IPS ऑफिसर आरिफ शेख जी। आरिफ शेख जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि IPS ऑफिसर आरिफ शेख बस्तर में बतौर पुलिस अधीक्षक भी पदस्थ रहे हैं एवं नक्सल मोर्चे पर काम किया है उन्होंने। सर, शुरुआत करते हैं चर्चा की। सबसे पहला सवाल, माओवाद का स्वरूप निरंतर बदलता जा रहा है, ऐसे में वर्तमान में बस्तर में माओवाद किस स्वरूप में है? देखिए, माओवादी जो आइडियोलॉजी अपना रहे हैं वो माओ जेडोंग की जो फिलॉसफी आइडियोलॉजी है उससे ये यहाँ पे इंस्पायर्ड है। और यहाँ पे उन लोगों को एक नव जनवादी क्रांति लानी है जो कि बंदूक के नोक पर उनको सत्ता हथियानी है। और इसके साथ साथ उनको विकास में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, बस सत्ता का उनको प्राप्ति करना है, जिसके लिए बहुत ही अधिक मात्रा में हिंसा उनको करनी है। तो कुल मिला के जो टोटल माओवादी यहाँ पे हैं, हिंसा में ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। शुरुआत में उनका जो था गुरिल्ला वॉरफेयर था, अब वो मोबाइल वॉरफेयर में आ गए हैं। और कुछ दिनों में उन्होंने अभी स्टैटिक वॉरफेयर जो होता है, जैसे उन्होंने अपना कोर एरिया बनाया है जी। तो उनका निरंतर हिसाब से स्वरूप चेंज होते जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी उसके हिसाब से अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो चेंज करते जा रहे हैं जी। आप बस्तर में बतौर पुलिस अधीक्षक पदस्थ रहे हैं, आपके द्वारा ऐसे कौन कौन से नवाचार के कार्य किए गए या मुहिम चलाई गई जिससे माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके और उनके क्या परिणाम रहे? देखिए, 2017 में हम लोगों ने एक अभियान वहाँ पे शुरू किया था, आमचो बस्तर आमचो पुलिस। आमचो बस्तर आमचो पुलिस ये हल्बी में है और इसका मतलब है कि मेरा बस्तर और मेरी पुलिस। जिस वक्त मैं ज्वाइन किया था वहाँ पे, तो वहाँ पे जो ओवरऑल जो सिनारियो था थोड़ा टर्बुलेंट टाइप का था। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी और जनता का जो विश्वास है पुलिस में वो बहुत ही निम्न स्तर पे था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे करनी थी वो ये था कि जनता का विश्वास हासिल करना, खास करके उन आदिवासियों का जिनको यूज़ करके हम लोग को माओवादियों से लड़ना है। अदरवाइज माओवादी अगर उनको अपने फेवर में लेते हैं तो बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, विकास के कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक रैपो कायम करने की कोशिश की इन ट्राइबल लोगों के साथ। शुरुआत में ये होता था कि जब भी कोई पुलिस विभाग कोई कार्यक्रम करना चाहता था तो अपना कार्यक्रम बना के उनके ऊपर थोपता था जी। मान लो कि कोई त्यौहार मना लिया या फिर कोई मटेरियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जैसे साड़ी हो गई, ये हो गई। तो ये ऐसे छोटी छोटी चीज़ें थी, हम लोग खुद सोचते थे और हम ये सोचते थे कि उनको ये चाहिए ही चाहिए। उनका व्यू पॉइंट जानने की हम लोग कोशिश नहीं करते थे। हमने आमचो बस्तर आमचो पुलिस में ये स्टार्ट किया कि सबसे पहले उनको क्या चाहिए ये पूछा जी। हम लोगों ने उनके साथ जाकर जो ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं, उनके अलग अलग देव होते हैं, देवता होते हैं, उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं उसको हम लोगों ने शुरू किया उनके साथ जाकर मनाने का जी। उसके पश्चात हम लोग उनको पूछने लगे कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। मतलब हमारा जो कम्युनिटी पुलिसिंग का जो काम होता है उसके तहत हम लोगों ने उनको पूछा कि आपको क्या चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने बोला हमको यहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती, या फिर लालटेन। कुछ लोगों ने बोला हमको चड्डियाँ चाहिए, चप्पल चाहिए। ऐसी एकदम बेसिक चीज़ें थी जो कि उनके पास नहीं थी। तो फिर हम लोगों ने हमारा जो काम करने का जो स्वरूप था वो भी चेंज कर दिया और ये चीज़ें जो कि वो चाहते थे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। जैसे बेसिकली ये आमचो बस्तर आमचो पुलिस जो था एक विश्वास पैदा करने के लिए था और वो विश्वास पैदा करके जनता को जोड़ना, उसके साथ साथ इंटेलिजेंस। मतलब ये नहीं था कि इंटेलिजेंस के लिए हम लोग उनके पास जाते थे, क्योंकि नॉर्मली यही होता है कि पुलिस को इंटेलिजेंस चाहिए इसीलिए आदिवासी पॉपुलेशन के साथ घुल मिल रही है। ये एक रॉन्ग मैसेज जाता है, लेकिन ये मैसेज को हमको दूर करना था। तो इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल उनके ऊपर दबाव नहीं डाला इंटेलिजेंस के लिए, कुछ नहीं, बस उनके वेलफेयर ओरिएंटेड हम लोग काम करते गए। उसके पश्चात हम लोगों ने उनके घर में जाके उनसे हालचाल पूछना शुरू कर दिया और उसके बाद में हम लोगों ने उनको ये इंस्पायर किया कि आप अपने परिजन जो है जो कि माओवादी बने हैं उनको सरेंडर करवाइए। तो कुल मिला के ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी थी जिसमें हम लोग अलग अलग फेज में काम कर रहे थे। और उसके वजह से ये हुआ कि इवेंचुअली मैं जब वहाँ पे पदस्थ था तो करीब 77 माओवादियों ने सरेंडर किया था। और वो सरेंडर करने के पश्चात, हालांकि ये आंकड़ा कम था, लेकिन ये बहुत जेन्युइन माओवादी थे और इनके ऊपर इनाम भी डिक्लेयर किया हुआ था।
और इन माओवादियों ने जब सरेंडर किया तो इनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी, इनको वीटीपी जो सेंटर्स होते हैं उनके द्वारा हम लोगों ने इनको ट्रेनिंग दी, और उसके बाद ये सरेंडर्ड माओवादियों को हम लोगों ने प्लेसमेंट भी करवाया जी। तो इस हिसाब से मतलब ये पूरा स्ट्रेटजी ऐसे ही हुआ कि पहले ये जो ग्रामीण लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, पुलिस से भागते थे। अभी वो पुलिस जब उनके गांव में जाती थी तो सम्मान करते थे, हार से स्वागत करते थे, और पहले जहाँ पे कैंप लगाना का विरोध होता था, अब ये लोग बोलने लगे कि पुलिस आए और हमारे गांव में कैंप लगाए, और हम उनके गांव में कैंप लगाते गए, उसके वजह से इंटेलिजेंस मिलता रहा, और उसके बाद में हम लोगों ने वहाँ पे अच्छे ऑपरेशंस भी कंडक्ट किए। और मतलब जब मैं 1 साल वहाँ पे पदस्थ था, उसके दौरान हम लोगों ने करीब 5 माओवादी जो थे कोर, उनको हम लोगों ने न्यूट्रलाइज किया, और उसके साथ साथ हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी। मतलब स्थानीय लोगों को महज इंटेलिजेंस के लिए बस उपयोग नहीं किया गया, ये कह सकते हैं। जी जी। सर, आपने आमचो बस्तर आमचो पुलिस की परिणाम में आत्मसमर्पण की भी बात की। आत्मसमर्पण पर विशेष बल दिया गया माओवाद को नियंत्रण करने के लिए। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण की नीति क्या है? देखिए, छत्तीसगढ़ की एक वेल डिफाइंड आत्मसमर्पण नीति है। उसमें हर एक काडर मेंबर जो होता है, सीसी मेंबर जो सबसे ऊंचे स्तर का है, उसके सर के ऊपर करीब 2 करोड़ रुपए का इनाम है। उसके नीचे फिर जो कमांडर होते हैं, फिर जोनल कमांडर होते हैं, फिर प्लाटून कमांडर होते हैं, इनके अलग अलग जो है इनाम घोषित किए गए हैं। तो ये जो है जब सरेंडर करते हैं अपने वेपन के साथ, तब शासन जो है ये इनको एक प्रोत्साहन राशि भी देता है, उसके साथ साथ जो है इनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हर संभव प्रयास भी करता है। जी। और आत्मसमर्पण करने के बाद जो भी मुख्य धारा से जुड़ जाता है, एक सामान्य परिवेश में आ जाता है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाते हैं या क्या कुछ किया जाता है? देखिए, ऐसे बहुत सारे आदिवासी ग्रामीण हैं जिनके ऊपर मतलब अपराध भी कायम हुए थे, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है माओवादियों के कहने पर रोड काटते थे, ये काटते थे। तो ऐसे लोग जो हैं, इनके ऊपर प्रकरण वापसी की भी प्रक्रिया चल रही है, उसके लिए लगातार यहाँ पे बैठकें होती रहती है। और उसके बाद में इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, और उसके साथ साथ मेन ये है कि उनके बारे में मतलब टोटल गोपनीयता बरती जाती है, किसी को बताया नहीं जाता कि ये माओवादी थे, और मतलब उनके मतलब अपराध वगैरह जो भी रहेंगे उसके बारे में भी खात्मा करने का निर्णय शासन द्वारा किया जाता है, जिसके वजह से उनको कोई दिक्कत ना हो सरेंडर करने के पश्चात। बस्तर क्षेत्र में, वनांचल क्षेत्र में कार्य करना निश्चित ही पुलिस प्रशासन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। ऐसे में जो पुलिस के जवान होते हैं, इनको इनके मनोबल को बनाए रखने के लिए या कार्य क्षेत्र में मानव प्रबंधन तकनीक के लिए किस प्रकार के काम किए गए हैं? देखिए, ऐसे विषम परिस्थिति में काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसे हमारे बहुत सारे कैंप्स है, सिक्योरिटी कैंप्स पूरे बस्तर क्षेत्र में, जिसमें रसद पहुंचाना बहुत बड़ी एक चुनौती रहती है। मतलब उसके लिए पूरा ऑपरेशंस निकालना पड़ता है, और कुछ कुछ जगह पे तो ऐसे गोलापल्ली वगैरह जो एरिया थे, पहले हेलीकॉप्टर से वहाँ पे रसद पहुँचाई जाती थी, या छुट्टी पे जाते थे तो हेलीकॉप्टर से उठा के लाना पड़ता था। उसके साथ साथ उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे उस एरिया में मलेरिया का काफ़ी प्रकोप है, जो कि ब्रेन मलेरिया जो होता है, तो उसके वजह से अमूमन जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ नक्सल जो है मूवमेंट की वजह से एनकाउंटर्स होते रहते हैं, और उसके पश्चात जो है वहाँ से लोगों को निकालना होता है। तो कुल मिलाकर जो मानव संसाधन की प्लानिंग है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और उस विषम परिस्थिति में उनका एक मनोबल बनाए रखना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो उसके लिए शासन की एक निर्धारित पॉलिसी भी है कि एक फिक्स्ड टेन्योर जो है बस्तर में करना होता है, उसके पश्चात जो है उनको चॉइस पोस्टिंग दी जाती है। उसके साथ साथ कोई अच्छा एनकाउंटर करता है तो उसको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाता है, साथ साथ उसको गैलेंट्री मेडल भी दिया जाता है। तो कुल मिलाकर उसके प्रोत्साहन के लिए पर्याप्त वहाँ पे संसाधन उपलब्ध हैं, और मोटिवेट उनको रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी लोग लगातार वहाँ पे दौरा करते रहते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीच में एक आत्महत्याओं का काफ़ी एक दौर चला था, तो उसके पश्चात उनकी जो मेंटल स्थिति है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, उसको बेटर करने के लिए कुछ कुछ कार्यक्रम भी चलाए गए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, जिसके वजह से मुझे लगता है कि अभी कुछ कंट्रोल में है ये स्ट्रेस रिलेटेड वर्क। जी, बस्तर के जो स्थानीय लोग हैं उनका माओवादियों के प्रति कैसा रुख है और वे किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं
जिससे माओवाद जो है मुख्य धारा से जुड़ सके? देखिए, जब तक लोकल पॉपुलेशन हमारे सपोर्ट में नहीं आता तब तक हम लोग कोई भी कारगर कार्रवाई नहीं कर सकते ना, और उस एरिया का विकास नहीं हो सकता। पब्लिक और पुलिस जो है वो कंधे से कंधा मिलाकर अगर साथ चले तब ही विकास पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ग्रामीणों ने पुलिस को देखा ही नहीं था। जी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ऐसे कोलिंग करके एक हम लोगों ने कैंप खोला था, जो कि तुलसी डोंगरी एरिया जो है उड़ीसा और बस्तर के बीच में। तो वहाँ पे पुलिस कभी गई ही नहीं थी। वहाँ पे हम लोगों ने कैंप खोला और वो ग्रामीणों को कॉन्फिडेंस लेके हम लोगों ने कैंप खोला। उसके पहले टोटल उन लोगों का हमारे प्रति जो था अविश्वास था। हम लोगों ने कॉन्फिडेंस हासिल किया और उसके पश्चात गांव वाले खुद हमको कैंप खोलने के लिए बोले। हम लोगों ने कैंप खोला और उस पूरे एरिया को हम लोगों ने जो है नक्सल मुक्त किया। खैर नक्सल मुक्त तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया और पब्लिक जो है पूरी अभी पुलिस के सपोर्ट में आई है। तो मुझे लगता है कि जनता का कॉन्फिडेंस गेन करने सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपने जनता का कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो मुझे लगता है आधी लड़ाई आपने जीत ली है। जी, मतलब स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर इस मोर्चे पर और तेजी से काम किया जा सकता है। जी। नक्सलवाद के खात्मे और नियंत्रण को लेकर एक ये भी बात होती है कि शांति वार्ता से इसे नियंत्रित किया जा सकता है या चर्चा की जा सकती है माओवादियों के साथ। बतौर आईपीएस ऑफिसर आप अहिंसात्मक मोर्चे पर काम करना या शांति वार्ता के माध्यम से काम करना, इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वार्ता करना ये किसी भी समस्या का सबसे अच्छा हल है जी। लेकिन इसके पहले भी एक बार एक प्रयास हो चुका था इनके साथ शांति वार्ता करने का। ये आंध्र प्रदेश, तत्कालीन आंध्र प्रदेश में ये एक प्रयास किया गया था और उस दौरान टोटल सीज फायर हुई थी। लेकिन उसमें ये हुआ कि सीज फायर का इस्तेमाल जो है माओवादियों ने अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए किया और अपनी पकड़ और मजबूत की, और उसके वजह से फिर उसके पश्चात फिर आपने देखा था चंद्रबाबू नायडू जी पर एक हमला भी हुआ था तिरुपति में। तो उसके पश्चात ये वार्ता विफल हो गई थी। तो उसके पश्चात लगातार ये जो प्रयास चल रहे हैं कि वार्ता हो, लेकिन जो माओवादी आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी में वार्ता का कोई उल्लेख नहीं है, और वो जितना काम करते हैं, जितना ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, पूरी की पूरी अपनी आइडियोलॉजी बेसिस पे चलते हैं। उनका क्लियर कट लिखा है कि सत्ता हम लोग को बंदूक के नोक पर हथियानी है और उसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कब होगा ये हमको पता नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते रहेंगे। एक दिन बच के निकलेंगे, दूसरे दिन और लड़ेंगे जी। तो उनकी आइडियोलॉजी ही नहीं है वार्ता करने की। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में विचार करना अभी बाकी है जी। आपने माओवाद विचारधारा की बात की। ये माओवाद विचारधारा कितनी तेज़ी से युवाओं में, महिलाओं में, क्योंकि ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती, सुनने को मिलती कि युवा पीढ़ी भी और महिलाएं भी इनके ट्रुप में, इनके ग्रुप में शामिल है, तो ये विचारधारा इन्हें कितना प्रभावित कर रही है? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि जो युवक हैं और महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी अभी माओवादियों से बिल्कुल इंस्पायर्ड नहीं है और वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस करती हैं। अपने पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें ये सामने आया है कि महिलाओं की वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ना करते हैं, उनको सेक्सुअली अब्यूज़ करते हैं, युवकों के साथ भी सेम चीज़ें करते रहते हैं और उनको इस्तेमाल करके उनको फेंक देते हैं। सिर्फ डर के वजह से लोग जो है माओवादियों से जुड़ते हैं। आपने देखा होगा कि वो एक कैंगारू कोड जो होता है, एक बैठक करते हैं और उसमें किसी ना किसी का मुखबिर का शक करने के बाद उनका गला काट देते हैं और एक डर का वातावरण निर्मित करते हैं अपने पूरे गांव में, जिसकी वजह से लोग जो हैं मजबूर होते हैं उनके साथ जुड़ने पे, लेकिन दिल से वो बिल्कुल चाहते नहीं हैं उनसे जुड़ना। तो मुझे लगता है कि पुलिस के एक सकारात्मक रवैये से, प्रोएक्टिवनेस की वजह से ये डर ऑटोमेटिकली कम होते जाता है और लोग जो हैं खुलकर माओवादियों के अगेंस्ट में बोल रहे हैं और सामने आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ज़्यादा रुचि है युवाओं की और महिलाओं की माओवाद से जुड़ने के लिए। माओवाद विचारधारा में माओवाद एक तर्क देते हैं कि उनकी पूरी लड़ाई जल जंगल ज़मीन के लिए है। तो इस और वे बताते हैं कि वे आदिवासियों के, ग्रामीणों के हितैषी हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा किस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम या किस प्रकार की मुहिम चलाई जाती है? देखिए, जल जंगल ज़मीन है, इसका सम्मान जो है वो अपने भारतीय संविधान में ही किया गया है।
जो शेड्यूल 5 का जो है उसके अंदर क्लियर कट लिखा है कि उनको कितनी पावर देनी है, क्या करनी है। तो इसके लिए कोई माओवादी विचारधारा की इम्प्लीमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पब्लिक जो है वो खुद अभी सामने आ रही है और ये उनको पता चल गया है कि सबसे बड़ी अगर कोई रुकावट है विकास में और उनमें तो ये माओवादी है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, बस्तर में जब मैं था तो वहाँ पे ककनार करके एक एरिया था जी। ककनार जो था वो चित्रकूट के पीछे के साइड में है और वहाँ से एक रोड बननी थी, लेकिन माओवादी वो रोड बनने नहीं दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे इतने प्रताड़ित हो रहे थे क्योंकि उनको काम करने आना जाना पड़ता था और ये एकदम कट ऑफ एरिया था इंद्रावती के उस तरफ में। तो उन लोगों ने खुद कम्युनिटी सर्विस के साथ और पुलिस ने भी उसमें सहभागिता निभाई थी, एक रोड बनाया जी, अराउंड 3 किलोमीटर का लंबा रोड बनाया जनता के सहयोग से जी। और उसके वजह से जो है वहाँ पे डेवलपमेंट पहुंची, विकास कार्य वहाँ पे होने लगे, पुल पुलिया बनने लगे। लेकिन माओवादियों को वो रास नहीं आया और उन्होंने पुल पुलिया उड़ा दी। तो लोग जो हैं और ज़्यादा उससे नाराज़ हो गए और पुलिस का खुल के समर्थन किया। तो मुझे लगता है कि पुलिस की बहुत अहम भूमिका है माओवादी क्षेत्र में और विकास की जो एक परिकल्पना हमने की है वो पुलिस और प्रशासन मिलके वहाँ पे बिल्कुल निभा रहे हैं जी। पुल पुलियों का निर्माण, सड़क का निर्माण या विकास की एक नई कोई लहर लाना वहाँ पर, ये एक बहुत बड़ा समाधान हो सकता है माओवाद समस्या का। क्या रोजगार या क्षेत्र के स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल जाना, क्या ये भी माओवाद की समस्या का एक समाधान हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए अभी आपने देखा रहेगा कि छत्तीसगढ़ में एक बस्तर बटालियन की स्थापना हुई है आर्मी की, उसके बाद में अभी बस्तर फाइटर्स की भी इस बजट में स्वीकृति हुई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो हैं वो अभी पुलिस से जुड़ रहे हैं और लड़ाई ही जो हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे वो लोकल युवाओं के बलबूते पर लड़ रहे हैं हम लोग और उसमें रिजल्ट्स भी बहुत ही इंस्पायरिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये बहुत अहम भूमिका निभाएंगे और माओवाद का खात्मा ज़रूर होगा यहाँ से। जी, क्योंकि हम माओवाद की बात कर रहे हैं, जब भी माओवाद की बात होती है हिंसा के साथ साथ हिंसा के साथ साथ मानव अधिकार की भी बात होती है। बहुत बार पुलिस के सामने मानव अधिकार एक बड़ी चुनौती बन जाती है। ऐसे समय में बतौर पुलिस अधीक्षक आपने इस समस्या का या इस चुनौती का कैसे सामना किया? देखिए ये एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है और इसमें लगातार जो है इस तरीके की फाइटिंग्स चलते रहती हैं और इट्स अ बेसिकली वॉर जोन। तो उसमें कुछ मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें तो ज़रूर आती है, लेकिन पुलिस जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से लेती है इन सभी शिकायतों को और उसके ऊपर मतलब जांच करती है। मतलब हर जो किलिंग होती है माओवादी की हो या ग्रामीण की हो तो उसकी बाकायदा मैजिस्ट्रियल जांच होती है और उस जांच के पश्चात ही आगे की कार्रवाई होती है। तो जो पूरा गवर्नमेंट है वो बहुत ही सेंसिटिव है इन सब चीज़ों के और कुछ तथाकथित जो मानवाधिकार जो एक्टिविस्ट होते हैं उन लोगों के वजह से भी थोड़ा वातावरण जो है दूषित होता है क्योंकि बहुत सारे झूठे आरोप भी लगते हैं पुलिस के ऊपर। लेकिन पुलिस जो है बिल्कुल सक्षम है इन सभी से लड़ने के लिए और मुझे लगता है कि पुलिस जो है अभी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है इन सभी चीज़ों के बारे में और बेहतर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है विभिन्न राज्यों से घिरा हुआ है और दूसरे राज्यों से। माओवाद की समस्या के समाधान के लिए निकटवर्ती जो राज्य है, बॉर्डर से लगे हुए राज्य है, इनसे किस प्रकार की सहयोग की आवश्यकता पड़ती है या इनके साथ कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की कितनी ज़रूरत पड़ती है फील्ड में? देखिए छत्तीसगढ़ में भी आप देखें तो पूरा बस्तर जो एरिया है, अभी तो नए एरिया हैं, कवर्धा और सरगुजा के कुछ भाग है, तो विद इन छत्तीसगढ़ भी जो है कोऑर्डिनेशन की काफ़ी आवश्यकता रहती है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो उसमें एक यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है जिसके चेयरमैन जो हैं वो खुद माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं और वो खुद इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग को चेयर करते हैं। ऐसी ही जो बैठक है वो दिल्ली लेवल पर भी होती है और इसके साथ साथ जो नेबरिंग स्टेट्स है उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेशन बैठकें होते रहती हैं समय समय पर। छत्तीसगढ़ में अधिकारी लोग आते हैं, यहाँ से बाहर जाते हैं। देखिए जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक मुझे लगता है कि ये समस्या जो है वो हल नहीं होगी। और कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो गए, वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इक्विप्ड हैं क्योंकि उनके पास बहुत पुराना एक्सपीरियंस है इनके खिलाफ लड़ने का। तो उनकी बहुत अहम भूमिका रहती है जो नए स्टेट्स हैं उनको गाइड करने की और उनकी काफ़ी गाइडेंस लेते रहते हैं। और बॉर्डर जो होती है वो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता, वो काफ़ी पोरस होता है।
तो जब भी ऑपरेशन चलाया जाता है तो नेबरिंग स्टेट के साथ मिल के ही चलाया जाता है, जिसके वजह से बेहतर हम लोग एक्शन ले पाते हैं इनके खिलाफ में। तो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होता हम लोग इसमें सफलता नहीं पा सकते। जी, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि बस्तर में पुलिस प्रशासन के साथ साथ आईटीबीपी, सीआरपीएफ के जवान भी पदस्थ रहते हैं, पेट्रोलिंग करते हैं, और ऐसे में घना जंगल, वहाँ की बोली अलग है, वहाँ गोंडी, हल्बी, भतरी बोली जाती है। ये कितनी बोली अलग होना, क्षेत्र घना जंगल होना, ये कितनी बड़ी चुनौती है पूरे सिस्टम के सामने? देखिए, जब भी कोई नई फोर्स इंडक्ट होती है तो उसका एक ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है। छत्तीसगढ़ में कोई भी फोर्स आती है, पहले ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होता है 1 आध महीने का। उसके साथ साथ हर कैंप में जिला पुलिस का लोकल एक सेक्शन रहता है, एक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जो कि कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं। जब भी नक्सल अभियान में भी जाते हैं तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के कर्मचारी हैं उनके साथ ऑपरेशन में जाते हैं, तो जो भी छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं इन सब चीज़ों का, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि वो बेहतर से आकलन कर पाते हैं लोकल एनवायरनमेंट का और अपने आप को अडेप्ट भी करते हैं। जी, हम लोकल एरियाज़ की बात कर रहे हैं। बस्तर में जो स्थानीय लोग हैं, कोई एक ऐसा इंसिडेंट जब उन्होंने सहयोग किया हो और उनके सहयोग से कोई एक बहुत बड़ा मिशन जो है वो पूरा हुआ हो पुलिस प्रशासन का? देखिए, जैसे मैंने बोला, एक ककनार के बारे में ही मैंने एग्जांपल दिया था, तो उसमें ये 3 किलोमीटर की सड़क थी, वो कभी बन ही नहीं रही थी। मतलब सालों गुजर गए, 20-25 साल गुजर गए, लोग पैदल आते जाते रहते थे, और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी भी रहती थी तो खाट पे जो है वो स्ट्रेचर टाइप का लेके लोग पहाड़ी चढ़ते थे और उस तरफ आते थे। तो जैसे वो माझी मैन था, उसने एक माउंटेन मैन, उसने एक पत्थर खोद के रास्ता बनाया, उस तरीके से इन लोगों ने पुलिस के सहयोग से 3 किलोमीटर एक रास्ता बनाया, और उसके वजह से बहुत सारी गाड़ियां आने जाने लगी, और उसके बाद में विकास के बहुत सारे कार्य भी जो हैं वो आगे बढ़ते रहे। उसके बाद मैंने कोलिंग का भी बनाया, कोलिंग में भी रास्ता बन गया क्योंकि वहाँ पे कैंप लग गया। उसके बाद में कुछ एग्जांपल्स मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग जब भी एक कोलिंग कैंप में गए थे तो वहाँ से हम लोगों ने जो बाल संगम जो होते हैं, जो एक ढाल के तौर पे काम करते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे जिनको माओवादी सामने रखते हैं ताकि पुलिस फायर ना कर पाए, तो इनको हम लोगों ने रेस्क्यू किया था उनके ऑपरेशंस में। और उसके बाद में उनको हम लोग जगदलपुर लेके और उनको पढ़ा रहे थे हम लोग। और उसके बाद जब बच्चों को हमने बोला कि ठीक है आप रिटर्न चले जाओ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। वो बोले हम लोग को पुलिस के साथ ही रहना है, और वो अभी तक जो है पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके वजह से मतलब काफ़ी अच्छा एक वहाँ पे हम लोग को लगा है। माओवाद की समस्या पर अगर नियंत्रण करना है या उसे पूर्ण रूप से खत्म करना है तो बहुत सारे मोर्चों पर काम करने की आवश्यकता है, और जो किया भी जा रहा है। आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से मोर्चे हैं अलग अलग फ्रंट्स पे जिन पे काम करने की और मजबूती से आवश्यकता है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्सेस खोलना। जैसे जितने रोड हैं, रोड का काम जो है वो प्रायोरिटी में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। RR3 योजना के तहत बहुत सारे रोड बन रहे हैं, वो हम लोग को खोलने की ज़रूरत है। और बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो खोलने की आवश्यकता है, और उसके वजह से विकास के काम जो है और ज़्यादा तेज़ी से होंगे। उसके साथ साथ जो स्थानिक लोग जो हैं उन लोग को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूट करना है ताकि इंटेलिजेंस भी आते रहे, और उसके साथ साथ अपने को एक्शन करने में भी सहूलियत हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके वजह से मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से हम लोग काम कर पाएंगे वहाँ पे। आपने माओवाद से जुड़ी समस्याओं से समाधान पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई। हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, ख़ास करके जो बस्तर में रहते हैं, कि बस्तर जो है अभी एक शांति का टापू बनने की ओर है, और शासन और प्रशासन की जितनी योजनाएं हैं वो आपके बेनिफिट के लिए हैं। तो कृपया करके जनता जो है आप सभी लोग मिलके पुलिस प्रशासन के साथ आगे बढ़ें, और विकास के कार्य में और अधिक इससे गति आएगी, और जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ जो है और बेहतर तरीके से डेवलप होगा। जी, तो आज हमने चर्चा की माओवाद और आमचो बस्तर के विषय पर, एक सार्थक चर्चा जिसमें माओवाद की समस्या के समाधान के विषय पर बहुत सारे सुझाव दिए हमारे अतिथि श्री आरिफ शेख जी ने। और अगली बार फिर मिलेंगे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।